डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो 7th फेज टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, उसी क्रम में 2nd फेज के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, याद रखिए, जो पीजीटी राजनीति विज्ञान है या नागरिक शास्त्र कहें आप, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये कक्षा 11 से 12 या वर्ग 2 कहें आप, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें राजनीति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में हम लोग चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस सेट और सेक्शन वाइज भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। और आज हम लोग इससे संबंधित आज संपूर्ण जो क्या मतलब कि होल जो आपका संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं। केवल राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न इसमें होंगे और इसमें लगभग हर सेक्शन को टच किया जाएगा। याद रखिए प्यारे दोस्तों, कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया जा सकता है जिसमें आपके हिसाब से एक ही सेट में सभी प्रश्नों को समाहित कर दिया जाए। तो हर प्रैक्टिस सेट में नए नए प्रश्नों को शामिल किया जाता है। कोई भी हो वो यही करता है। अगर एक बार हम प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों को शामिल करने के, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, उबाऊ भी होगा, थकान। तो आप इसका नियम ये है, नियम क्या मतलब कि उतना पढ़िए जितना आप मतलब कि झेल सकें, बर्दाश्त करें, आपको उबाऊ ना हो, उसमें बोरियत फील ना हो। कम पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा पढ़ लेंगे। उसी क्रम में हम लोग क्या मतलब कि पार्ट्स जो लेस क्वेश्चंस को सॉल्व, कम क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन उसको हम याद कर लें, मेरा यही कहना है। आइए पहला प्रश्न है इसका कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उनसे संबंधित आपको एक कथन सही और दूसरे कथन उसकी व्याख्या है, इसमें सही और गलत को पहचानना है। तो कथन क्या है? कौटिल्य शासन के राजतंत्रात्मक स्वरूप का समर्थक है। ये कथन आपका सही है। कारण क्या दिया है कि कौटिल्य की राजतंत्रात्मक धारणा आज भी उचित एवं पूर्णतम व्यवहारिक है। ये कथन आपका गलत है। तो इसमें केवल ए सही है और जो आपका दूसरा ऑप्शन बी है, यानी कारण आ वो गलत है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए सत्य परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि प्लेटो की रचना रिपब्लिक में न तो समाजवाद पाया जाता है और न साम्यवाद? एक किसका कथन है? तो ये कथन आपका टेलर महोदय का है, जो कि एक समुदायवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न देखिए कि ये भी कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन देखिए कि मैकियावेली निरंकुश एवं बहुरूपीय के रूप में शासक को उत्तम कहता है। ये कथन आपका सही है। कारण क्या? क्योंकि मैकियावेली ने मानवीय स्वभाव की विकृत व्याख्या की है, जिसका नियंत्रण शक्ति से ही संभव है। कथन आर भी सही है और ए की सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी पर ईश्वर की पद यात्रा है, किसने कहा? ये क्वेश्चन पिछले पेपर में आपका आया हुआ है और स्टेट में भी आया था। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पद यात्रा है, यह मार्च है जो भी है। तो ये कथन आपका हीगल का है, आदर्शवादी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि राज्य मानव जीवन की सामाजिक प्रगति की चरम सीमा है, यह इस प्रगति में कुटुंबवाद के रूप में वाद के रूप में क्या है? समाज प्रतिवाद के रूप में, राज्य और संवाद के रूप में प्रकट हुआ। राज्य विश्वात्मा का प्रतिबिंब है। यह राज्य के बारे में किसका विचार है? तो ये कथन आपका हेगल से संबंधित है। वो वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करता है। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का जो महत्व है, अर्थ है कि किसी वस्तु के विनिमय मूल्य तथा समय को दिया गया मूल्य पारिश्रमिक के बीच का अंतर, वही आपका अतिरिक्त मूल्य है। अगला प्रश्न कि मार्क्स के अनुसार राज्य का निर्माण किस लिए हुआ था? तो मार्क्स के अनुसार राज्य का निर्माण विशेषाधिकारी वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मार्क्स के अनुसार किस प्रकार की अवस्था में राज्य की अवस्था नहीं रहेगी? तो है वर्गहीन या साम्यवादी व्यवस्था में राज्य की स्थापना, राज्य की अवस्था या राज्य नहीं रहेगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा। इसलिए ये अराजकतावादी श्रेणी में आता है मार्क्स के अनुसार वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सशक्त क्रांति करनी होगी।
क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क्स के अनुसार विश्व की समस्त प्रतिक्रियाओं का एकमात्र कारण क्या है? तो वो है आपका वैचारिक, सॉरी ये आपका सॉरी नहीं है, वैचारिक तो वैचारिक से देखिए वो हीगल से संबंधित है। वैचारिक का कारण जो हीगल का है वो वैचारिक कारण है, लेकिन मार्क्स भौतिक कारणों को जिम्मेदार मानता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मार्क्स के क्रांति का उल्लेख अवश्य किया था, किंतु उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए इस विषय पर वह मौन रहा। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन आपका लेनिन का है, जो उसकी मार्क्स की जितनी भी विचारधारा है उसका व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने का श्रेय वी.आई. लेनिन को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? तो जिसमें सही कथन है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक है, तुलनात्मक शासन का क्षेत्र संकुचित है। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रिटेन में कबाल से क्या तात्पर्य है? तो ब्रिटेन में कबाल का अर्थ क्या होता है? तो है कि चार्ल्स द्वितीय की सलाहकार समिति को कबाल कहते थे, और इसी यही जो बात थी आगे बढ़ते बढ़ते कैबिनेट का रूप इसने धारण कर लिया, जो कि वर्तमान स्वरूप में आप संसदीय शासन पाने की एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में आप इसको कह सकते हैं। यह शासन का जो कैबिनेट है संसदीय शासन में केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण कोट है, और ये कोट किसका है? तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है। तो ये कथन आपका ग्लैडस्टोन का है। अगला प्रश्न कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की योग्यताओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत अंकित है? जो अमेरिकी राष्ट्रपति की योग्यता होगी उसके में ये कौन सी योग्यता इसमें नहीं है या वो गलत है? उसे कांग्रेस का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो कांग्रेस सॉरी अमेरिकी राष्ट्रपति न तो कांग्रेस के किसी का सदस्य नहीं प्रतिनिधि सभा का सदस्य और नहीं सीनेट का सदस्य, वो स्वतंत्र रूप से है। ऑप्शन सी इसमें गलत है। अगला प्रश्न कि यह कथन कि इसने नए संविधान में 19वीं शताब्दी के सम्राटों से भी अधिक शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, किसके संदर्भ में ये कथन कहा गया है? तो ये कथन आपका फ्रांसीसी राष्ट्रपति के संदर्भ में है। राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो संगठित होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्यों का संपादन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों की परिभाषा है। तो ये परिभाषा आपका लेखक का है, क्यों कहता है कि राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के समुदाय को कहते हैं जो संगठित होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्यों का निर्माण या संपादित करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक कहता है कि शासक वर्ग प्रभुता पदों के धारक व्यक्तियों से निर्मित होता है और उसमें आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक वर्ग के सदस्य शामिल होते हैं? तो ये प्रश्न किस प्रश्न का उत्तर होगा? सी राइट मिल्स। और ये याद है कि ये आपके अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। या एलिटिस्ट थियरी जो है उसके भी समर्थक हैं, वही है एलिटिस्ट या अभिजनवादी। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, बेहद महत्वपूर्ण कोट, एक जो आपकी कोट है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये रचना का नाम है। तो ये जो पुस्तक है अपने आप में एक अलग पहचान रखती है, तो इस वजह से बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चेस्टर आई बर्नार्ड सी आई बर्नार्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, और यहाँ से व्यवहारवाद अपने चरम पर पहुँचा। किस एक लोक प्रशासन व्यवहारवाद बता दें, किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य उत्पीड़न का एक यंत्र है? ये आप कहीं भी राज्य को उत्पीड़न का यंत्र के रूप में आप करने वाले ये लोग कार्ल मार्क्स ने कहा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? तो लोक उदारवाद में आपका लोक कल्याणकारी राज्य है, प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार है। बुर्जुआ राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं बल्कि मार्क्सवादी राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन था? यानी कल्याणकारी राज्य की सिफारिश या प्रस्तावित करने वाला सबसे पहला विचारक कौन है? तो वो है आपके टी.एच. ग्रीन। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी मिस फॉलेट बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानती हैं। अगला प्रश्न कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले आपके ए.वी. डाइसी। याद रखिए शब्द जो पद यूज हुआ है राजनीतिक संप्रभुता, न कि कानूनी या एकलवादी संप्रभुता।
मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के रचनाकार हर्बर्ट स्पेंसर हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसने रात्रि प्रहरी राज्य यानी नाइटमेयर या नाइट वॉचमैन या नाइटमेयर स्टेट की बात करने की अवधारणा प्रस्तुत किसने की है? ऑप्शन देखिए तो इसका सही आंसर होगा रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा से संबंधित आपके रॉबर्ट नॉजिक हैं। कि अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने कहा कि राजनीति का निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसकी सुविधा अनुसार दे है? यानी देखिए, एक पोस्ट डेटेड चेक है और एक है आपके संविधान के उत्तर तिथि चेक, और ये है आपका जो बैंक द्वारा उसकी मर्जी पर है सुविधा अनुसार, जैसे उसके पास संसाधन तभी आपको वो चेक आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से वो कहने वाले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की मर्जी पर आधारित है। तो वो है किसकी आलोचना करने वाले के.टी. शाह हैं। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? याद रखिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाभियोग जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के तहत इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है? प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 है, और रूसो राज्य की संख्या बताता है वो कितना, लगभग 10,000 की बात करता है। अगला प्रश्न कि वह खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक है। बार्कर ने ये कथन किसके लिए कहा था? ये भी याद रखिए कि मिल कौन कहता है कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक था? तो बार्कर का कथन है। लेकिन बार्कर किसके लिए कहा? तो जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए कहा, जिसकी फेमस पुस्तक ऑन लिबर्टी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आधार पर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन एक दूसरे से भिन्न है? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31 का बी, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण। अगला प्रश्न, ये आपको मैच करना है, एक तरफ विचारक है उनसे संबंधित कंसेप्ट या संकल्पना या अवधारणा है। तो हर्बर्ट साइमन ने स्वीकार्यता का क्षेत्र स्वीकार किया। हेनरी फ्यूल अधिक श्रृंखला की बात करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है, और क्रेकुनाथ ध्यान का विस्तार क्षेत्र यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 33, ये भी आपको मैच करना है। समितियां और चिंतक हैं और समयवादी पर टिप्पणी। तो फुलटन रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है? वो है आपका इससे प्रतिभाशाली साधारण व्यक्ति। और कार्मिक प्रशासन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग तो हैं आपके, उसमें किससे संबंधित है? तो ये सामान्य उद्देश्य सेवा से संबंधित है। रॉबर्ट प्रेस्थिज जो बाध्यकारी अपरिहार्यता, ये प्रश्न आपका इस बार के क्वेश्चन पेपर में आया था कि बाध्यकारी अपरिहार्यताएं से संबंधित विचारक कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू संभ्रांतवादी नौकरशाही की ये बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 34, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में महाधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार देता है? यानी जो अटॉर्नी जनरल भारत में के भारतीय संदर्भ में है, उसी प्रकार एडवोकेट जनरल जो आपका स्टेट में होता है, जिसको हम महाधिवक्ता बोलते हैं, उसको नियुक्त करने का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल प्रयोग कर सकता है? तो है आपका ऑप्शन नंबर डी 165 के तहत राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने लोक प्रशासन को सरकार का कार्यात्मक पक्ष, सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए माध्यम के रूप में परिभाषित किया है? 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्सन एंड हैरिस ने। कौटिल्य से संबंधित निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? आपको उसमें से सही ऑप्शन चूज करना। कौन से कथन गलत हैं कौटिल्य से संबंधित? तो वो है आपका कि कौटिल्य ने भ्रष्टाचार की विधियों की व्याख्या नहीं की है, बिल्कुल नहीं। उसने कुल 9 प्रकार के भ्रष्टाचारों की चर्चा की है। तो बाकी तीनों सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37, लोक प्रशासन राज्य के कार्यकलापों में प्रबंध के अनुप्रयोग की कला और विज्ञान है। यह निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है? तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्वाइट वाल्डो। याद रखें दोस्तों,
एक बार फिर से हम चर्चा कर दें आपसे कि हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 या नेक्स्ट लेवल दूसरा चरण है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आई परीक्षा आपकी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। ये कथन और कारण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है कथन देखिए कि एक संगठन में समादेश की एकता का अनुपालन व्यवहार में कठोरतापूर्वक नहीं किया जा सकता, ये आपका कथन सही है। बहुधा कर्मचारीगण तकनीक तथा प्रशासनिक द्वैध नियंत्रण के अधीन होते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्यारे दोस्तों, हम लोग इसमें लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका पिछले प्रश्न में 3-4 प्रश्न जो हैं लोक प्रशासन से संबंधित भी पूछे गए हैं। और पॉलिटिकल साइंस का चूंकि बेहद महत्वपूर्ण भाग है तो इससे प्रश्न आना लाजमी है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये आपको मैच करना है, एक तरफ आपके पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं। तो कि द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, इसके रचनाकार ड्वाइट वाल्डो हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड पॉलिटिक्स, इसके रचनाकार पियर शिफ्ट्स महोदय हैं। और द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लंडन उर्विका है, एल उर्विका। और प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, FW विलोबिका है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है? तो मार्क्सवाद को एक विचारधारा के बजाय सिद्धांत के बजाय विचारधारा मानने वाले रॉबर्ट डहल हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? तो राज्य के अंग का कौन सा नहीं, इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं, वो 7 अंगों की बात करता है, सप्तांग सिद्धांत की बात करता है, जिसमें स्वामी, अमात्य, दुर्ग और जनपद और फिर आपका दंड और फिर आपके मित्र, 7 प्रकार के वो अंगों की बात करता है। अगला प्रश्न ये आपको मैच करना है, एक तरफ विचारक हैं उनसे संबंधित सिद्धांत हैं कि माओ त्से-तुंग सांस्कृतिक क्रांति का मतलब कि आपके अमेरिका से चीन से संबंधित है। लेनिन सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी, और मार्क्स सर्वहारा का अधिनायकवाद, और स्टालिन एक राष्ट्र एक समाजवाद की बात करने वाला, ऑप्शन ए सही हुआ इसका। अगला प्रश्न है 43, किसने कहा है मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए? खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन का एक मूल कार्यकलाप है, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। ये किसका कोट है? तो ये कोट जो है आपका कार्ल मार्क्स का है। निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? तो वो है आपके ग्रामसी जो मॉडर्न प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं, और जो हेजमोनी का सिद्धांत है आधिपत्य से संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना? तुलनात्मक राजनीति में राजनीति संस्कृति पर बल देना कब से आरंभ माना गया? 1960 के दशक में। द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके जे. ग्रे। अगला प्रश्न, सावित्री के लेखक कौन है? तो सावित्री के लेखक आपके श्री अरविंद घोष हुए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका इसलिए गए थे ताकि वह गुजराती व्यापारी का केस लड़ सकें। अगला प्रश्न कि हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ क्या है? तो हॉब्स के लिए जो फेलिसिटी कैलकुलस जो आपका उसका है वो है आपका उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 50, संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश में है? तो संविधान संशोधन की जो सरल प्रक्रिया सबसे सरल प्रक्रिया है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम में, यानी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में से कौन सा वर्ग औसत यानी मीन में निर्मित करता है? तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य वर्ग। 1950 के दशक में निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है या डॉग हाउस में रख देना चाहिए? तो किसका
कथन है ये, तो ये कथन आपका राइमर महोदय का है। निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया है? द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन के गठनकर्ता वाले जो हैं आपके कौन है? एम एन रॉय। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन का मूल सिद्धांत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी बात करता है? एक तो एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल और स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल और ये आपके एनोमिक की बात करता है, लेकिन वो किसकी बात नहीं करता है? तो आपका स्ट्रक्चरल की बात नहीं करता है, आपको इंस्टीट्यूशनल और सामुदायिक और अप्रतिमानिक और प्रतिमानिक समूह की बात करता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। 56, एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति एक केंद्र में निहित होती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। ये कथन किसका है? संप्रभुता के बारे में, और संप्रभुता जो चैप्टर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ये कथन आपका जो है हरमन फाइनर का है। ये आपको मैच करना है। डेविड स्टन आपके पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था संबंधित है। सी राइट मिल्स जो है आपके शक्ति अभिजन के सिद्धांत से संबंधित है। GDH कोल श्रेणी समाजवाद से संबंधित है और दरिजा उत्तर व्यवहारिकतावाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 57 का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर डी। 58, निम्नांकित संघीय व्यवस्थाओं में से किस व्यवस्था में न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां प्राप्त हैं? तो है आपके किसमें? न्यायिक न्यायालयों में न्यायिक पुनरावलोकन की सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त हैं। सर्वाधिक पूछ रहा है आपसे, तो सर्वाधिक शक्तियां कहाँ प्राप्त हैं? तो है आपके यूएस के संविधान में, अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन ज़्यादा हावी है। 59, भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच विधायक शक्तियों के विपरीत करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कार्ड कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जो आंसर है भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो वो लिया सर्वप्रथम कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 61 कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने स्टार वार्स कार्यक्रम प्रायोजित किया था? ये थे आपके, तो 61 का जो सही आंसर होगा वो थे आपके निक्सन महोदय। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मुख्यालय कहाँ था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो मुख्यालय था वो था आपका ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है कि भारत राज्य सचिव की बात करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 1858 का अधिनियम ने कंपनी के निदेशक मंडल और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की जो शक्तियां प्राप्त थीं वे इस एक्ट के द्वारा हस्तांतरित कर दी गई थी। किस एक्ट के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा भारत से संबंध मंत्री। प्रस्तावना का कौन सा शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है? तो है आपके गणराज्य गणतंत्र। अगला प्रश्न कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में विख्यात है कौन? तो है आपके संविधान। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई या हुई? तो है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न देखिए कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए इनमें से कौन एक नेता महात्मा गांधी की पसंद के थे? तो थे पट्टाभी सिद्धारमैया, जिनको नेताजी ने यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया, लेकिन फिर भी उनको बाद में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कौन सी नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो वो है आपका शांति में विश्वास। लंदन में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया में लंदन सोशलिस्ट की स्थापना करने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न कि सन 1931 गांधी इरविन समझौता किसकी मध्यस्थता का परिणाम था? तो ये तो जो है आपका तेज बहादुर सप्रू के मध्यस्थता के कारण गांधी और इरविन में समझौता हुआ।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके बीपीएससी के लिए जो पूरी पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित लगभग महत्वपूर्ण सेक्शन या पार्ट से हमने क्वेश्चन को सेट कर लिया था, जिसको हमने सॉल्व किया। आप चाहें तो चैनल में विजिट करके देख सकते हो, इसका लाभ ले सकते हैं। और हाँ, चलते चलते फिर वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और कोई नया नोटिफिकेशन जाए तो आपको तुरंत पता लग जाए। और इसके साथ कि चैनल को प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। सपोर्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है, हम लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने तैयारी भी बेहतर कर सकते हैं।